हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शाही मेट्स। आई एम डॉक्टर शाहिना और आज हमारे यूट्यूब चैनल शाही मेट्स पर आए हैं एक ख़ास मेहमान हकीम मोहम्मद शाहरुख, जो इंसुलिन रेसिस्टेंस पे अपने व्यूज़ देना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद शाहरुख आज आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ एक अहम चीज़ के बारे में बात करने के लिए। इसका मजमून है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो हमारे बॉडी में, सीरम में, ब्लड में, हमारे टिश्यूज़ के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है। इसे हमारा पैंक्रियाज बनाता है। ठीक। इंसुलिन का जो रोल है वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में है। मतलब कितना ग्लूकोज रुकेगा, कितना ग्लूकोज आगे फर्दर मेटाबोलाइज होगा, बर्न होगा, जलेगा, यूटिलाइज होगा। ठीक। मतलब कितना ग्लूकोज रहना है, कितना ग्लूकोज खर्च होना है, इसको तय करता है इंसुलिन। और इंसुलिन के कई सारे पैरामीटर्स। तो इसका जो ताल्लुक है वो ग्लूकोज से है। तो ग्लूकोज को हम लोग समझ लेते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारी बॉडी का फ्यूल है। हमारी बॉडी एक मशीन है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स मशीन है। इसमें हमेशा कई सारे काम होते रहते हैं, बहुत सारे काम हमेशा होते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, जब हमें लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। ऑर्गन लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर, टिश्यू के लेवल पर कुछ ना कुछ होते ही रहता है। उन सारे कामों को करने के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के काम नहीं होता। ठीक। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है कि अगर वर्क हो रहा है तो वर्क को होने के लिए एनर्जी तो चाहिए। अगर काम हो रहा है, भले ही प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, इन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को फ्यूल प्रोवाइड करवाता है। अब हमारी बॉडी का जो मेन फ्यूल है, सबसे अच्छा फ्यूल है, सबसे कन्वीनियंट, आसान, जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है, बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, वो है ग्लूकोज। ठीक। तो उसी ग्लूकोज को ये मेटाबोलाइज करता है। तो जब ग्लूकोज हमारे पेरिफेरल टिश्यूज, और ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज तो हर सेल को चाहिए, हर टिश्यू को चाहिए। लेकिन जो हमारा एनर्जी रिजर्वायर है वो तो हमारा, जो जिससे हमको एनर्जी मिलती है वो तो हमारा फूड होता है। तो फूड से ग्लूकोज निकलता है। और हमारे जो टिश्यूज़ है वो अलग अलग जगह पे हैं। सर में है, पैर में है, ऊपर है, नीचे है। तो यहाँ पे फ्यूल की सप्लाई एक कनेक्टिव टिश्यू, एक मीडिया से होती है जो ब्लड होता है। तो ब्लड में हमेशा फ्यूल रहना चाहिए, और वो फ्यूल हमारे टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स के अंदर भी मुंतकिल होना चाहिए। ठीक। तो मतलब फ्यूल का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि फ्यूल का स्टोर तो एक जगह पे है। मतलब फ्यूल हमारा फूड से बन रहा है, और फ्यूल की जो डिमांड है वो हर जगह पे है। तो फ्यूल का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। उस ट्रांसपोर्ट को अंजाम देता है हमारा ब्लड। ठीक। अब फ्यूल अंदर दाखिल होता है पेरिफेरल टिश्यूज में, वहाँ पे भी इंसुलिन का बहुत अहम दखल होता है। इंसुलिन ही पेरिफेरल टिश्यूज को कहता है कि आपके लिए फ्यूल आ गया है, ये फ्यूल सही है, अब आप इस फ्यूल को अंदर ले लो, इसको एंट्री दे दो। तो जो ग्लूकोज है उसको हमारे टिश्यूज के अंदर एंट्री करवाने का काम इंसुलिन का होता है। ठीक। लेकिन ये तो नॉर्मल होता है, मतलब इंसुलिन की बात माननी चाहिए। तो ग्लूकोज अंदर जाएगा पेरिफेरल टिश्यूज में, उनको ग्लूकोज मिलेगा, वो अपना काम करेंगी, उन्हें एनर्जी मिलेगी। ऐसा नॉर्मल फिजियोलॉजी में होता है। इसी में मर्ज भी हो सकता है इन्हीं चीज़ों में। अगर मसलन पेरिफेरल टिश्यूज किसी वजह से इंसुलिन की बात ना माने, इंसुलिन कह रहा है ग्लूकोज ले लो, लेकिन वो ग्लूकोज को अंदर नहीं ले रहे हैं, तो ग्लूकोज की मिकदार खून में बढ़ जाएगी। और ग्लूकोज की मिकदार खून में एक हद से ज़्यादा बढ़ना खून के लिए मुज़िर है, खून के लिए अच्छा नहीं है। और खून के अलावा शरीयानों के लिए, खून की नालियों के लिए, वेंस के लिए, कैपिलरीज के लिए, आर्टरीज के लिए, यहाँ तक कि खून जहाँ जहाँ जा रहा है, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए, रेटिना के लिए, किडनीज के लिए, सबके लिए अच्छा नहीं है। तो उससे फिर दिक्कत पैदा हो जाती है। तो जब ये चीज़ हो जाती है कि पेरिफेरल टिश्यूज इंसुलिन की बात नहीं मान रहे हैं और ग्लूकोज उनके अंदर नहीं आ रहा है, उसकी मिकदार खून में बढ़ रही है, तो इस चीज़ को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब पेरिफेरल टिश्यूज का इंसुलिन पर रिस्पॉन्ड ना करना और ग्लूकोज को ना लेना, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसकी वजह से ग्लूकोज खून में बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। ठीक। फिर उससे होता क्या है
कि ये जो ग्लूकोज खून में बढ़ी है ये बॉडी को पसंद नहीं है, तो फिर वो इससे निपटने के लिए इंसुलिन को और निकालती है कि जितना ज़्यादा इंसुलिन रहेगा वो उतना ज़्यादा फोर्स करेगा ग्लूकोज को पर्टिकुलर टिश्यूज़ के या ऑर्गन के अंदर एंट्री करवाने के लिए, मुंतकिल करने के लिए। तो उससे हमारा खून में ग्लूकोज कम हो जाएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है, उसकी वजह से इंसुलिन भी ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ें ही सही नहीं रहती हैं। अब समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है। ये जो बात है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है, ये बात पर बहुत लोगों ने तहकीकात की है, मॉडर्न वालों ने बहुत तहकीकात की है, लेकिन बिल्कुल हतमी नतीजे तक नहीं पहुँचे। उन्हें बिल्कुल डेफिनेटली पता नहीं लगा है कि ये होता क्यों है, ठीक। लेकिन जो हम लोगों को देखने को मिलता है प्रैक्टिस में, ऑब्जर्वेशन में, और रिस्क फैक्टर्स भी जो बताए जाते हैं, उससे हम लोग एक हद तक कंक्लूड कर सकते हैं कि क्यों होता है, जितना मैंने देखा है। और ये बात एक रिसर्च से कंक्लूड भी की जा सकती है। वो ये है कि जो प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड रिफाइंड पैक्ड चीज़ें, सिर्फ सिंपल शुगर या फिर शुगर ग्लूकोज नहीं जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस के सबब पर बहुत ही ज़्यादा क्लियरली डेफिनेटली मॉडर्न डॉक्टर्स नहीं बताते, लेकिन हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। जितना मैंने देखा वो ये है कि रिफाइंड प्रोसेस्ड पैक्ड चीज़ों को कंज्यूम करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसी को इसका सबब मान सकते हैं और माना जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों को निकाल देने से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाता है, ये हमने देखा है। हम इंशाल्लाह एविडेंसेस के साथ सामने भी रखेंगे सबके। इसी वजह से छोटे बच्चे जो हैं आजकल के अर्बन लाइफ स्टाइल के, मॉडर्न पेरेंट्स के, जो हमेशा पैकेट की चीज़ें जैसे कि yippee, मैगी, नूडल्स, मोमोज, बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े पैकेट वाले बिस्कुट, नमकीन, वेफर, चॉकलेट्स, ये सारा दुनिया भर की चीज़ें खाते रहते हैं, सबसे ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह, उनको बचपन से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। उनकी गर्दन तोते की तरह हो जाती है, तोते की तरह निशान और काली काली, वो मोटे हो जाते हैं। हर्सुटिज्म भी देखने को मिला बच्चों में, मतलब 6-6 साल के बच्चों में टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा हो रहा है, एंड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं कि उनको हर्सुटिज्म है, लेकिन उनको कशिंग सिंड्रोम नहीं है। और मेल बूस्ट भी, इस तरह की चीज़ें भी। और मोटापा तो हो ही जा रहा है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है और एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स है। और जब उनकी डाइट से ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं तो फिर ये सारे सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं, दुबले भी हो जाते हैं वो। और अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने की अपनी देसी दवाइयाँ देते हैं तो उससे और जल्दी उनके सिम्टम्स ख़त्म होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होती है। अब किसी रिसर्च की मैं बात कर रहा था, बेंटिंग अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो लोग डायबिटीज़ के फील्ड में सबसे अच्छा काम करते हैं। बेंटिंग वो साइंटिस्ट था जिसने इंसुलिन की खोज की थी, और उसी की खोज करने से डायबिटीज़ मेलाइटस इंसिपिडस टाइप 1 टाइप 2 के इलाज में बहुत ही ज़्यादा रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे। उससे पहले सारे लोग, इनको भी कसरत बोल, कसरत आतश, मतलब कि पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सब होता था। उनका इलाज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता था, बस गुर्दे जिगर का मर समझ के उन्हीं की दवाइयाँ दी जाती थी, और शक्कर की दवाइयों से और नुकसान होता था। खासतौर से सबसे बुरा हाल होता था डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 के पेशेंट्स का। और उनको फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा टेम्परेरीली तब मिला जाने लगा जब किसी ने उनको किसी जानवर का पैंक्रियाज खिला दिया, क्योंकि उसमें इंसुलिन होती है, फ़ायदा मिल गया। लेकिन उससे फिर हुआ ये कि किसी ने पूरा पैंक्रियाज खा लिया तो वो फिर मर गया बहुत जल्दी। तो बेंटिंग ने ही ये चीज़ की दरियाफ्त की थी कि इसका दारोमदार सारा का सारा इंसुलिन पे है। और उसको फ़ायदा इसलिए हुआ क्योंकि पैंक्रियाज में इंसुलिन था, तो उससे उसका ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो गया, टिश्यूज में आ गया, ब्लड में कम हो गया, उसके सिम्टम्स भी कम हो गए, पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, पॉलीडिप्सिया के।
लेकिन इंसुलिन बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि खून में कुछ बचा ही नहीं, तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया, फिर वो ख़त्म हो गया। हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चला गया, फिर वो ख़त्म हो गया। तो बेंटिंग के नाम पे दिया जाता है अवार्ड, जो डायबिटीज़ के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये रिसेंटली मिला है एक डॉक्टर को, फॉरेन लेडी डॉक्टर है, जिसने ये साबित किया है कि मुर्गा पहले नहीं अंडा पहले आया है। मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले नहीं, हाइपर इंसुलिनीमिया पहले हुआ है, और हाइपर इंसुलिनीमिया ही इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबब है। मतलब पहले बॉडी में इंसुलिन हद से ज़्यादा एलिवेट होना शुरू होता है, एक बार ये हो जाता है, फिर बॉडी इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक, पहले लोग ये समझते थे कि शुगर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि शुगर डायबिटीज़ में बहुत मुज़र होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, और उसने उसको साबित भी किया है। और उसने ये कहा है कि शुगर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज हमारी डाइट में दाखिल हो चुकी हैं, जो शुगर से कई गुना ज़्यादा इंसुलिन में स्पाइक करती हैं, इंसुलिन को बढ़ाती हैं। और अगर यही चीज़ें मुसलसल खाई जाती रहें तो इंसुलिन मुसलसल बढ़ा हुआ ही रहेगा। इंसुलिन अगर मुसलसल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा हुआ एलिवेटेड रह रहा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। और वो चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स में, फास्ट फूड में, जंक फूड्स में, सुपरमार्केट के फूड्स में हैं, में मौजूद है। जैसे कि जिन भी चीज़ों के मैंने नाम लिए थे, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं शुगर के अलावा जो शुगर से कई गुना ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करती हैं, उससे हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, फिर इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर उससे डायबिटीज़ हो जाती है। और वो चीज़ें हैं जो वेस्टर्न, मॉडर्न, अर्बन, इंडस्ट्रियलाइज्ड लाइफस्टाइल की वजह से हमारे डेली लाइफ में, डेली फूड हैबिट्स में दाखिल हो गई हैं। जो भी चीज़ पैकेट के अंदर बन रहा है, चाहे वो पैकेट का दूध हो, घी हो, दही हो, मक्खन हो, ब्रेड हो, बन हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, वेफर हो, चॉकलेट हो, कुरकुरे हो, टेढ़े मेढ़े हो, मोमोज हो, चाउमीन हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कुछ भी हो, अगर वो पैकेट में बंद है तो वो हाइपर इंसुलिनिमिक है। हाइपर इंसुलिनिमिक है, हम खाते रहेंगे, हमारा इंसुलिन लेवल एलिवेटेड रहेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फिर हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएंगे, फिर हमको डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक, यही है। अब बात ये समझने की है कि अगर इंसुलिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए एलिवेटेड रहा, मतलब हाइपर इंसुलिनीमिया की हालात बरकरार रही मुसलसल, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? देखिए, अगर आपकी वालदा आपको रोज़ मारती है कि बेटा टाइम से उठो, टाइम से काम करो, और रोज़ मार रही फिर भी आप नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आप उसकी मार के ढीठ हो जाओगे, आपको उसकी मार का भी असर नहीं पड़ेगा, आप उसकी मार के रेजिस्टेंट हो जाओगे। इसीलिए अगर पेरिफेरल टिश्यूज़ को रोज़ इंसुलिन हमेशा कह रहा है कि ग्लूकोज ले लो ले लो ले लो, और उसे लग रहा है कि ग्लूकोज नहीं लूँगा, ग्लूकोज सही नहीं है, ग्लूकोज लेने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसको इंसुलिन से और भी नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन लाइपोफिलिक है, एनाबॉलिक है, हाइपोफिलिक, इनमें से पता नहीं कुछ लेकिन है जिससे मुझे असरात होता है। अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहा है, एलिवेटेड है मुसलसल, तो वो इंसुलिन का भी रेजिस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इंसुलिन अगर मुसलसल लंबे वक्त के लिए बढ़ा रहता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डायबिटीज़ हो जाती है। और हाइपर इंसुलिनीमिया पर मॉडर्न डॉक्टर्स की बहुत कम तवज्जो है, वो इसको देखते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। वो ये कहेंगे कि ओबीज होना रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का। ओबीज होना, बेली फैट ज़्यादा होना, फैटी लीवर होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ओबीज इंसान है क्यों। ओबीज इंसान ऐसा नहीं है कि वो कैलोरी ज़्यादा खा रहा है और कम बर्न कर रहा है, ये कोई इस तरह का मामला नहीं होता है, बिल्कुल कोई बॉडी के अंदर लेटरल लीनियर इक्वेशन के मुताबिक मामला नहीं चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका था कि आप एक टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को ले लो जिसके अंदर इंसुलिन रहता ही नहीं है, उसको आप एक दिन में 20,000 किलो कैलोरी भी खिला लो, फिर भी वो सूखा लकड़ी ही रहेगा, भले वो इतनी ज़्यादा कैलोरी ले रहा है और बर्न बिल्कुल नहीं कर रहा है, फिर भी उसके अंदर कैलोरी रुकेगी नहीं। ऐसा नहीं होता है कि जो हमने चीज़ खाई वो वैसे ही हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर दाखिल हो जाएगी या हमारे खून के अंदर दाखिल हो जाएगी।
क्योंकि जो भी चीज़ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाती है, ना वो हमारे खून में आती है डायरेक्ट, ना हमारे टिश्यूज़ के अंदर आती है। पेट की चीज़ खून में आने में और हमारे टिश्यूज़ में आने में पूरा एक मशीनरी है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है, उसके मुताबिक ही आता है। तो अगर बीच की चेन, बीच की प्रोसेसिंग, बीच का प्रोग्राम, इन सब में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तभी ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, पैथोलॉजीज़। ठीक। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग होते हैं, हमने देखे भी हैं, वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, पंक्चुअल हैं, मुहज़्ज़ब हैं, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने वाले हैं, परहेज़गार हैं। ये मैं डाइट के ताल्लुक से बोल रहा हूँ। मतलब वो ना ही बदपरहेज़ी कर रहे हैं, ना ही कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ना ही पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं, ना ही बाहर का खाना खा रहे हैं, ना ही डीप फ्राइड खा रहे हैं, ना ही प्रोसेस चीज़ खा रहे हैं, फिर भी उनको डायबिटीज़ होती है। उनमें क्या है, उनमें भी उनमें असल में उसमें भी असल में हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। लेकिन हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ क्यों है, इसका सबब उसमें अलग है। इसका सबब उसमें रिफाइंड पैकेट की चीज़, बाहर की चीज़ खाने की ज़्यादती नहीं है, इसमें उसका सबब स्ट्रेस है। मैंने देखा है स्ट्रेस वाले पेशेंट्स में बहुत होता है। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है जैसा समझा जाता है कि हमें नींद नहीं आ रही है, हम बिल्कुल उदास हैं, बेचैन हैं, हबड़ जबड़ कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, ये नहीं। इंसान स्ट्रेस में होता है और उसको पता भी नहीं लगता है। एक पायलट जो टेक ऑफ कर रहा है, जो दिन में 4-5 बार टेक ऑफ कर रहा है, नहीं टेक ऑफ नहीं, लैंड कर रहा है, तो लैंड करने के वक्त उसका कॉर्टिसोल लेवल इतना होता है जितना किसी इंसान का तब होता है जब उसके पीछे शेर पड़ा हो। मतलब जब उसे दिख रहा हो कि मौत उसके पीछे है, वो मरने ही वाला है, तब इंसान की जो कैफियत, जो हालत होती है इमरजेंसी की, डू और डाई वाली, फाइट और फ्लाइट वाली, उसमें इंसुलिन नहीं, उसमें कॉर्टिसोल जितना ज़्यादा होता है उतना ही तब होता है जब एक पायलट लैंड कर रहा होता है। ठीक। अब पायलट का तो काम ही है, लेकिन फिर भी उसका ये होता है, तो उसका कॉर्टिसोल बहुत बार स्पाइक करता है, और जितनी बार वो लैंड करेगा उतनी बार स्पाइक करेगा। फिर मतलब स्पाइक एलिवेटेड लेवल पर ही वो सस्टेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो उसका कॉर्टिसोल एवरेज तौर पे बढ़ा ही रहता है, तो वो हमेशा स्ट्रेस की हालत में रहता है। अब स्ट्रेस हमेशा रहना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है, इसको स्ट्रेस कहते हैं। अब इंसान किसी भी तरह से स्ट्रेस में हो सकता है। मसलन इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन उसे घर में सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। इंसान अपने ही लिए कमा सकता है, लेकिन उसे 10-10 बच्चों का परिवार पालना पड़ रहा है। इंसान को ज़हनी सुकून नहीं है, उसे पता नहीं चल रहा है क्यों आया है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। या इंसान 3 घंटे 4 घंटे से काम कर सकता है, लेकिन उसे 8-8 9-9 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से भी उस वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसकी बॉडी मेडिकल मेडिकल तौर पे, मेडिकली उसका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल इमरजेंसी में निकलता है, डू और डाई वाली सिचुएशन में। उससे फिर ये होता है, बॉडी ये समझती है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन में, डू और डाई वाली, करो या मरो, तो उसमें इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए बॉडी एनर्जी फ्यूल तैयार रखती है ब्लड में, क्योंकि इमरजेंसी में हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो फ्यूल बहुत अच्छा और बहुत अच्छी खासी मिकदार में हमारे ब्लड में रखती है कि फ़ौरन फ्यूल लो, काम करो, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटो। और वो फ्यूल होता है जो सबसे आसानी से अवेलेबल हो, सबसे आसानी से बर्न हो जाए और अच्छे अमाउंट में कैलोरीफिक वैल्यू भी दे, वो होता है ग्लूकोज। तो कॉर्टिसोल बढ़ने से ग्लूकोज बढ़ता है। अब ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए इंसुलिन बढ़ेगा। और अगर हमेशा कॉर्टिसोल बढ़ा रहे तो हमेशा ग्लूकोज बढ़ा रहेगा, तो हमेशा इंसुलिन बढ़ा रहेगा। हमेशा इंसुलिन बढ़ा रहा तो फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेस वाले पेशेंट्स में बहुत होता है डायबिटीज़, जिनमें इस तरह की सिंपल कार्ब जैसी चीज़ों के कंजम्पशन की हिस्ट्री नहीं मिलती है। अब स्ट्रेस का सबब क्या है, वो है ज़ोफ़े आज़ा रईसा, ज़ोफ़े कल्ब, ज़ोफ़े दिमाग, ज़ोफ़े खुशिया, ज़ोफ़े खुशियातुल रहम,
मतलब जिनके आज़ा कमज़ोर रहते हैं, ज़ईफ़ रहते हैं, वही अपनी सिचुएशन से निपट नहीं पाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। मतलब अगर किसी के आज़ा रईसा, दिल दिमाग खुशियाँ मजबूत रहेगा तो कैसी भी सिचुएशन हो वो उसको हैंडल कर लेता है, वो घबराता नहीं है, उसका कोर्टिसोल नहीं बढ़ता है, वो हैंडल कर लेता है। तो इस तरह के मरीज़ों में स्ट्रेस मिलता है, स्ट्रेस अलग से दिख जाता है और उसमें स्ट्रेस को कम करने के लिए मुकव्वियात देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस भी रिवर्स होता है। तो ये था इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। अगर पूरा सुना हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।